सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सब जीतेंगे, सबको उनकी मंजिल मिलेगी, सब लोग मेहनत करेंगे, सब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आपका स्वागत करता हूं मैं आपकी नव निर्माण एकेडमी में। मित्रों, लेकर आया हूं मैं आज जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस की 18वीं वीडियो। अब तक 17 वीडियो हम बना चुके हैं। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो मुख्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 10-20 बार पूछे गए हैं। आप इन्हें लिखिए, नोट्स बनाइए और इनकी को याद करिए। डेफिनेटली इनमें से प्रश्न फंसेंगे। यदि आपको और वीडियोस देखनी है और जीके पढ़नी है तो आपसे पहले की 17 वीडियो हमारे चैनल पर वॉच लिस्ट में पड़ी हुई हैं। नाम है टॉप 25 जीके वीडियोस, जीके टॉप 25 वीडियोस। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, यह गैस वायु प्रदूषक नहीं है। अर्थात यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो इससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? पहली बात तो ये ग्रीन हाउस गैस है, आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस हरित गृह गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, हरित गृह गैस है। तो ये क्या काम करती है? धरती पर ग्रीन हाउस इफेक्ट लेकर आती है। अर्थात ये बहुत अधिक जिम्मेदार है, ये बहुत अधिक जिम्मेदार है वैश्विक तापन के लिए, भूमंडलीय तापन के लिए या वैश्विक तापन के लिए। अगर इसका स्तर बढ़ता है तो वैश्विक तापन अर्थात धरती पर गर्मी बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि सभी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं अपने श्वसन के दौरान, एवं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं तथा वो ऑक्सीजन निकालते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन तैयार करते हैं, जो भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है और मनुष्य उसे खाता है। तो अगली बात करते हैं, ये बात पूरी हो गई है। एक और बात है, वायु में आयतन के आधार पर CO2 की जो प्रतिशत है वो 0.03% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आता रहता है। आयतन के आधार पर वायुमंडल में CO2 जो है वो 0.03% है। सूर्य से आने वाली विकिरण को CO2 धरती तक आने देता है, परंतु धरती के गर्म होने के बाद जो गर्मी धरती से निकलती है उसे भौमिक विकिरण कहते हैं। उस भौमिक विकिरण को यह धरती से ऊपर नहीं जा, बाहर वातावरण से ऊपर आसमान में नहीं जाने देता है, क्योंकि ये भारी गैस होती है CO2। ये नीचे वायुमंडल की निचली परतों में जमा हो जाती है तथा भूमि से निकलने वाली गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। इसलिए धरती के निचली परत में तापमान बढ़ जाता है, जिसे वैश्विक तापन कहते हैं। यह इसका प्रभाव है। चलिए अगला बात करते हैं। आपको क्वेश्चन कैसा लगा? यदि सही लगा है तो इसको ठोक दीजिए लाइक इस पर। अगले प्रश्न पर देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये पेपरों में निरंतर आते रहते हैं। 4 से 5 चीजें हर प्रश्न के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब आती है CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये एक वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है? ये एक वायु प्रदूषक है। और वायु प्रदूषण में जितनी भी गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ये गैस। और ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जब सांस के साथ जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा कर देता है। तो याद रखना है, ये सबसे बुरा, सबसे घातक, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वायु प्रदूषक है और यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इस प्रश्न को भी मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था तथा इसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे? ये प्रश्न है। इसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, ये प्रश्न है। इसके बारे में हम लोग बात करना और चर्चा करना चाहते हैं। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बात तो है आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह
विद्रोह शब्द को संविधान में जोड़ा गया। आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर अनुच्छेद 352 में, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था? ये अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और क्या किया गया था इसके द्वारा? और किया गया था संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कौन सा अधिकार बनाया? कानूनी अधिकार बना दिया। ये पहले कौन से अनुच्छेद में रखा गया था? अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। इसको अनुच्छेद 19 में भी रखा गया था। तो आप मुझे बताइए अनुच्छेद 19 में इसे कहाँ रखा गया था? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। एक स्वतंत्रता पहले हुआ करती थी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार भी एक स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो इसको हटा दिया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया और अब इसको लिखा गया है अनुच्छेद 300A के अंतर्गत। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये भी प्रश्न बहुत बार प्रश्नों पेपरों में पूछा जा चुका है कि संपत्ति का अधिकार कब से मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा उसके मौलिक अधिकार होने को खत्म कर दिया गया था। पहले वह कहाँ रखा गया था? तो अनुच्छेद 31 में रखा गया था और अनुच्छेद 19 में रखा गया था। एक बदलाव ये किया गया था। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो 44वां संविधान संशोधन खत्म हो गया। अब आ गया है बहुत ही प्रसिद्ध 74वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 74वां संविधान संशोधन हुआ तो था 1992 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 1993 में। तो पहली बात तो लागू कब हुआ? ये हुआ 1993 में। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में कौन है, क्या है? नगर पालिकाओं का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची, संविधान में पहले केवल 8 अनुसूचियां होती थी, अब संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जो 12वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था 1993 में और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और नगर पालिका के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है कि इसी के द्वारा संविधान का भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 कै भी जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के माध्यम से। भाग 9 कै जोड़ा गया था। और एक और क्वेश्चन आता है, नगर पालिकाओं में इस समय कितने विषय हैं? तो नगर पालिकाओं में विषय हैं 18। ये और याद रखना है, नगर पालिकाओं के लिए काम कितने हैं? नगर पालिकाएं 18 प्रकार के काम करती हैं। तो देखिए हमने इसके बारे में किया 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट हमने नगर पालिका के बारे में किए। एक और बात मैंने पहले बता दी थी कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहलाता है। ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये इसका नाम है, परंतु ये लागू हुआ 1993 से। सब उत्तर प्रदेश एसआई वालों के लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि संविधान से संबंधित हैं और पेपरों में आए हैं, एसआई के पेपरों में। यदि आप किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस उनके लिए भी बहुत 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 अच्छी रहेंगी। अब बात देखिए धर्मनिरपेक्ष, अगला प्रश्न दिया गया धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है अर्थात देश है। इसका मतलब है हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत एज ए कंट्री किसी भी धर्म को अपना धर्म, केवल किसी एक धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है। भारत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। तो धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान इज्जत प्राप्त है। एक और होता है प्रभुत्व संपन्न।
प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है भारत। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है भारत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में, आंतरिक एवं बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब यही है जो आप देख रहे हैं। चलिए, बात खत्म हो गई। इसके बाद देखिए, सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु, भारत में सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। भारत में सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? भारत के लोग। भारत के लोग। ऐसा कहां पर कहा गया है? ऐसा संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लोग ही सभी शक्तियों का केंद्र हैं। भारत के लोग ही यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है। उन्हें वोट देने का अधिकार है तथा वो चाहे तो अगली बार सरकार को बदल सकते हैं, सरकार उन्हें अगर पसंद नहीं आती है तो। प्रस्तावना में ऐसा दिया गया है कि भारत में सभी शक्तियों का केंद्र भारत के लोग हैं। देखिए, संसद सदस्य की निर्योग्यता के विषय में किसको अधिकार है? कोई व्यक्ति यदि संसद में जीत कर पहुंच चुका है तो वह योग्य, अगर उस ये प्रश्न उठता है उसकी योग्यता या निर्योग्यता के विषय में, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका उत्तर होगा मित्रों, इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण करेगा राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय से। तो पहली बात, कौन निर्धारण करेगा? भारत के महामहिम राष्ट्रपति इसका निर्धारण करेंगे। राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे कि कोई व्यक्ति योग्य है अथवा नहीं है। राष्ट्रपति निर्धारण करेंगे। क्या वो इसमें किसी की मदद लेंगे? बिल्कुल, वो भारत के निर्वाचन आयोग की मदद लेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग की मदद लेंगे। अब प्रश्न आप लोगों से मेरा ये है, आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट में, वीडियो को रोक के, और बताइए कि भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आप लिख के बता रहे हैं, नीचे नाम और लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आगे देखिए, ये बात हो गई, ठीक है। संसद का सदस्य, संसद के बारे में क्या है? भारत में एक संसद होगी। संसद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है। संसद में कितने अंग होंगे? संसद के 3 अंग होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होंगे। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना गया है भारत में। भारत में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। तो ये हैं हमारे राष्ट्रपति। संसद की बात खत्म हो गई, इतना आप समझ लीजिएगा। बात करते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है तथा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। अब इसमें 545 सदस्य हैं तथा राज्यसभा में अब 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं जो 4 क्षेत्रों के होते हैं। चलो, ये छोटी छोटी बातें थी जो लोकसभा संसद के बारे में मैंने बता दी। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यह बात दी गई है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में। आप देखिए, अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतें। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है। अगली बात है कि जो अनुच्छेद 40 है ये संविधान के भाग 4 में है, और संविधान के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए, और क्या है? तो ग्राम पंचायतों को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? ग्राम पंचायतों को अनुसूची कौन सी है? ग्राम पंचायतों की अनुसूची है 11वीं। ग्राम पंचायतों को रखा गया है संविधान की 11वीं अनुसूची में। ग्राम पंचायतों को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 11वीं में। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा
1992 के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। याद रखना है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दोनों एक साथ ही एक ही साल में इनको पास किया गया था, परंतु लागू किया गया था 1993 में। तो इससे क्या किया गया था, ग्राम पंचायतों की स्थापना को कानूनी बना दिया, संवैधानिक बना दिया। इसके द्वारा भारत के सभी गांवों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई। ग्राम पंचायतों को कौन से अनुच्छेद में है, 343, 243, अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायतों की परिभाषा है कि ग्राम पंचायतें क्या होती हैं। ग्राम पंचायतों की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, 243, अनुच्छेद 243 में है। तथा ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं जिन पर ग्राम पंचायतें काम करेंगी, या कितने काम दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को भारत में। तो इनके लिए ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ये सारी छोटी छोटी इतनी सारी बातें हैं जिनका उल्लेख हमारी वीडियोज में होता रहता है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप पुराने हैं तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज को फैला दीजिए। और मैं आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आज हमारे चैनल नवनिर्माण अकेडमी पर 400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहता हूं मैं। ज़रा देखिए, अब आप बोर्ड की तरफ देख लीजिए, ये छोटे छोटे बिंदु हैं जो सब आपको पढ़ने, सब आपको याद करने। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऐसे उम्मीद के साथ मैं वीडियो आगे बनाता जा रहा हूं कि आप इन वीडियोज को जरूर पसंद करेंगे और जरूर शेयर करेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे और फायदा उठाएंगे। जरा देखो यहाँ से आगे, धन विधेयक का परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 110 में, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश होता है, प्रारंभतः पेश होता है, ठीक है, और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश होता है। राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है पहले, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। तो पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है, ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद केवल लोकसभा में ही पेश होता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को भी पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। दो विधेयकों को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। राज्यसभा इसमें केवल सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है, इसको रोक नहीं सकती। यदि राज्यसभा ने इसे 14 दिन से ज्यादा रोक लिया तो इसे पास मान लिया जाएगा, अर्थात राज्यसभा को इसमें सीमित शक्तियां प्राप्त हैं। ये छोटी छोटी चीजें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मैंने जो आपको बताई है, इनको नोट कर लेना। अगली बात है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखिए, न्यायिक पुनः अवलोकन का अधिकार किसको दिया गया है भारत में? न्यायिक पुनः अवलोकन का अधिकार दिया गया है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है न्यायिक पुनः अवलोकन। आपको ऐसा याद रखना है, भारत में जो कार्यपालिका है उसके कार्यों का अवलोकन कर सकती है न्यायपालिका। याद रखना है, न्यायिक पुनः अवलोकन का जो अधिकार है किसके पास है? ये न्यायपालिका के पास है। याद रखना है किसके पास है, इसी तरीके से लिख लेना, न्यायपालिका के पास है। एक बात और है, ये किसका न्यायिक पुनः अवलोकन कर सकती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के कामों का अवलोकन कर सकती है तथा विधायिका के कार्यों का भी अवलोकन कर सकती है। विधायिका जो विधि बनाते हैं, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करते हैं, उनके द्वारा किए गए सभी प्रकार के जो कदम उन्होंने उठाए हैं उनका अवलोकन कर सकती है न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन कौन होते हैं? न्यायपालिका में होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों न्यायपालिका का अंग होते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को न्यायिक पुनः अवलोकन का अधिकार है। वो विधायिका को के कार्य को की समीक्षा कर सकते हैं, द्वारा विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी समीक्षा
समीक्षा कर सकते हैं तथा कार्यपालिका के द्वारा, अफसरों के द्वारा जो काम किया गया है वो उसकी भी समीक्षा कर सकते हैं। ये अधिकार भारत में दिया गया है किसको? न्यायपालिका को। कहां कहां पर दिया गया है? अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में कहा गया है कि विधायिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को का हनन करे। याद लिख लीजिएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में न्यायपालिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को न्यून करे, मौलिक अधिकारों को कम करे। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 में दिया गया है कि यदि आजादी से पहले कोई भी ऐसा कानून था, यदि आजादी से पहले कोई भी ऐसा कानून था जो कि अब मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वह उस डिग्री तक उसे शून्य माना जाएगा। तो और क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं 13 क्लॉज 3 में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है इससे संबंधित। और अनुच्छेद 32 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। तथा अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट इसके अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी कर सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हो गया न्यायिक पुनः अवलोकन का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझाना आपको उचित समझा, मैंने समझा दिया। अगली बात है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई आप मुझे बताइए। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आप मुझे बताइए, मैं बताता हूँ। संयुक्त राष्ट्र, तो आप लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? ये तो 6 हैं, ये मैंने बता दिया, लिख देता हूँ। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है आप वीडियो में पॉज करके नीचे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, एक तो है महासभा, महासभा, एक है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, और जो तीसरा अंग है इसका वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरा जो अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद है तीसरा अंग। और इसका चौथा अंग कौन सा है? चौथा अंग है प्रन्यास परिषद। चौथा अंग है प्रन्यास परिषद। इसका पांचवा जो अंग है, पांचवा अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और एक है प्रन्यास परिषद, छठा प्रन्यास परिषद। तो ये 6 के 6 हैं। और आप बता रहे हैं मुझे 2 चीज कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तथा संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, इस बात की आप मुझे जानकारी दे रहे हैं। मैंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं, इन सारे प्रश्नों के जवाब दीजिए आप मुझे। चलो अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर वायरस की खोज किसने की? देखिए, वायरस की खोज की इवानोवस्की ने। याद रखना है, वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। आपको ये और जानना है, वायरस अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय मतलब ये सेलुलर नहीं होता है, ये सेल नहीं होती है, इसमें कोशिका नहीं होती है। ये कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके डीएनए या आरएनए को प्रभावित करता है। कोशिका में नई कोशिकाएं बनाने का गुण पाया जाता है, लेकिन जब वायरस कोशिका के अंदर पहुंच जाता है तो वह उसके डीएनए और आरएनए को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि अपने तरह की नई कोशिकाएं बनाने के लिए कोशिकाओं को प्रेरित करता है वायरस। इसमें कोशिका नहीं होती है। ये लंबे समय तक, जब तक कोशिका में प्रवेश नहीं करता है तो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, 100 वर्ष तक। परंतु जब ये कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो फिर ये सक्रिय हो जाता है और अपने ही जैसे प्रारूप ये तैयार करता रहता है, जो जीवित कोशिका में रहता है। और इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। ये और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको किसकी मदद से देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। अर्थात ये जीवाणु से भी छोटा होता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है वायरस।
चलो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी इसके बारे में। देखिए आगे है नाइट्रोजन आयतन के अनुसार कितने प्रतिशत है। नाइट्रोजन आयतन के अनुसार 78% है नाइट्रोजन वातावरण में। ठीक है, खंबात की खाड़ी कहाँ है? खंबात की खाड़ी दमन और दीव अरब सागर के पास है। खंबात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में है। खंबात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में है। हम बात कर रहे हैं खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी है दोस्तों अरब सागर में है खंबात की खाड़ी, और ये मुंबई और सूरत के पास है। मुंबई, कठियावाड़ और सूरत, यही है ना? यस, मुंबई कठियावाड़ के पास है। मुंबई और कठियावाड़, कठियावाड़, मुंबई और कठियावाड़। कठियावाड़ कहाँ है? कठियावाड़ गुजरात में है। मुंबई और कठियावाड़ के पास है। तथा इसमें गिरने वाली जो नदियां हैं साबरमती, नर्मदा, माही, ताप्ती, कौन कौन सी नदियां गिरती हैं इसमें? एक तो गिरती है साबरमती, एक गिरती है माही, एक गिरती है नर्मदा और एक गिरती है ताप्ती। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये गिर जाती हैं खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी के पास एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, दमन और दीव। याद रखना है आपको, दमन और दीव। परंतु दमन और दीव कब आजाद हुआ था? दमन और दीव 1961 में आजाद हुआ था। किसके कब्जे में था ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। पुर्तगालियों के कब्जे में था। परंतु दमन और दीव को अब जो है दमन और दीव को दादरा नगर हवेली के साथ मिला दिया गया है। तो दमन दीव अब अकेला नहीं है, दमन दीव को मिला दिया गया है दादरा नगर हवेली के साथ, केंद्र से मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दमन दीव आजाद हुआ था 1961 में गोवा के साथ, पुर्तगालियों के कब्जे में था। अब दमन दीव अकेला नहीं है, ये दादरा और नगर हवेली के साथ इसको मिला दिया गया है, दमन और दीव को। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद कर लेना चाहिए। और इसकी जो राजधानी है दमन है। अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी कहाँ पर है? ये दमन में है। याद रखना है। बात खत्म हो गई, इतना ही बताना था इसके बारे में। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ उनको आप ठीक से कर लेना। आगे देख लीजिए, पहला न्यूट्रॉन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का नाम क्या था? कामिनी। भारत में सबसे पहला न्यूट्रॉन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का नाम था कामिनी, और इसमें जो ईंधन प्रयोग किया गया था उसका नाम था थोरियम। देखो याद रखना, अभी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था अभी ये क्वेश्चन, और परीक्षाओं में तो वैसे बहुत ज्यादा पूछा गया है। शारदा अधिनियम कब बना था? सन 1929 में शारदा अधिनियम अंग्रेजों की सरकार ने बनाया था। इसका जो संबंध है लड़का और लड़की की शादी की उम्र से संबंधित था। इसके द्वारा जो लड़की है, जो गर्ल थी, लड़की की न्यूनतम आयु 14 साल और जो बॉय है उसकी न्यूनतम आयु को 18 साल रखा गया था। ये याद और रखना है, कई बार पेपरों में ये प्रश्न आ जाता है। शारदा एक्ट। ठीक है, बात खत्म हो गई। यहाँ पर गोबर गैस, हमबोल्ट की जलधारा। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हमबोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है और ये प्रशांत महासागर में है। हमबोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है तथा ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ऐसा भी आपको याद रखना है, मालूम होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। गोबर गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? मीथेन होती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी का लेखक था बाणभट्ट। अब बात है एक दो चार बिंदु राष्ट्रगान के बारे में है। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हे है, इसको 26 नवंबर राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके बारे में जो नई चीज आपको जो पता करनी है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। याद रखना है, अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसका अंग्रेजी अनुवाद? इसका राष्ट्रगान का जन गण मन अधिनायक जय हे का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1919 में ही कर दिया था, 1919 में ही कर दिया था। और उसका नाम क्या था? द मॉर्निंग, उसका नाम था
द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, उसका नाम था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। जो इसका अंग्रेजी अनुवाद था उसका नाम था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन है इसके बारे में, इसकी जो वर्तमान धुन है कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने बनाई है। जो वर्तमान धुन है उसको किसने बनाया है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा बनाई गई धुनें। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसे गाने का समय 52 सेकंड है, इसे शॉर्ट में गाने का समय 20 सेकंड है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न इन बहुत लगातार पेपर में पूछे जाते रहते हैं। इनको आप याद करते रहिएगा और आनंद उठाते रहिएगा, ठीक है। यह देखिए, तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 622 AD में हुआ था। 622 AD में अर्थात ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं, विधान परिषदों के सदस्य राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। राज्यसभा जो है संसद का ऊपरी सदन है, उसमें जो सदस्य बनना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, तथा उसका जो चुनाव है वह चुनाव उसमें जो चुनाव वहां पर सदस्य का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। हर 2 साल में वहां पे हर 2 साल में चुनाव होते रहते हैं, क्योंकि 1/3 सदस्य 2 साल में वहां से निकल जाते हैं। आगे देखिए, किम्बरले की खान कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। किसकी खान है ये? हीरा निकाला जाता है यहाँ से। किम्बरले की खान से क्या निकाला जाता है? हीरा। और अंतिम क्वेश्चन है, डैन्यूब नदी यूरोप की 4 राजधानियों से गुजरती है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि यूरोप की 4 राजधानियों से गुजरने वाली जो नदी है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है डैन्यूब नदी। डैन्यूब, ठीक है, ये रहा डैन्यूब नदी, यूरोप की 4 राजधानियों से गुजरती है। बता देते हैं कौन सी। एक तो है वियना, ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी, याद रखना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है ये। ब्रातिस्लावा कहाँ की राजधानी है? स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। और बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट ये कहाँ की राजधानी है? ये हंगरी की राजधानी है। और अंतिम है बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी है। बेलग्रेड ये कहाँ की राजधानी है? सर्बिया की राजधानी है। ये चारों राजधानियां डैन्यूब नदी के किनारे पर हैं। डैन्यूब नदी निकलती कहाँ से है? डैन्यूब नदी निकलती है, एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, यूरोप का पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, एक पर्वत शिखर है, एक पर्वत है, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कौन से देश में है? ये जर्मनी में है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। इस पर्वत को ब्लैक फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा घने वन पाए जाते हैं कि प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है। उन घने वनों के जो पत्तियां हैं ऊपर ही सारे प्रकाश को रोक लेती हैं, इसलिए इसको ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। आज की वीडियो मित्रों खत्म हो गई। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब अवश्य देना और इस वीडियो का लीजिए आनंद, नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।